हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। बीपीएससी 3.0 में पटना हाई कोर्ट से लगा है स्टे। क्या करें वे स्टूडेंट जो 3.0 वाली परीक्षा देने को थे और जिनकी परीक्षा रद्द की गई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंसिल हुई थी परीक्षा और आपको पता है कि बहुत से स्टेटमेंट्स, बहुत से रूल रेगुलेशन आप पढ़ चुके होंगे कि क्या कल पटना गवर्नमेंट ने निकाला, हाई कोर्ट ने क्या निकाला है। और इसके अलावा बहुत आयोग की तरफ से जो जो चीज़ें आई होंगी वो सब की जानकारी आपको अब तक मिल चुकी होगी। तो टाइम न वेस्ट करते हुए आज का वीडियो जो है वो स्टे क्यों लगा है, कितने दिन चलेगा, इन सब पर चर्चा करने के लिए नहीं है, बशर्ते उन बातों के लिए है कि 3.0 जो परीक्षा दिए थे बच्चे, जिनकी परीक्षा 15 मार्च को थी और जिनकी परीक्षा कैंसिल हो गई थी और जिनकी परीक्षा जून में थी। ये वीडियो उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए है। आपको कहाँ दिमाग लगाना है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये जो स्टे लगा हुआ है ये कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स जो थे और गेस्ट टीचर के वर्सेस में लगा हुआ था। और बात वेटेज के लिए थी कि वेटेज दिया जाए, या तो वेटेज सबको दिया जाए या तो किसी को मत दिया जाए, ऐसा करके काफ़ी चीज़ें दी गई थी, जिस पर कल पटना हाई कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो स्टूडेंट्स क्या करें जो 3.0 की परीक्षा देने वाले थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो इन्हीं को होता है। क्योंकि आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो टीचर पढ़ा रहे थे, अगर उनको वेटेज मिलता है तो कहीं ना कहीं वो उन्होंने इसी बात को लेकर दाखिल किया था मामला कि वेटेज दिया जाए। दूसरा, गेस्ट टीचर के लिए भी ये सारी चीज़ें थी, तो ध्यान रखिएगा। तो इन लोगों का तो अपना जो वेटेज को लेकर के दिया गया, उनके लिए तो चीज़ें थोड़ी सी सॉल्व हुई। लेकिन वो स्टूडेंट जिनकी परीक्षा 15 मार्च को थी, जिन्होंने परीक्षा दी, फिर उनकी परीक्षा कैंसिल हो गई और जून में परीक्षा तय की गई थी, पर जिस पर स्टे लग गया है। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है कि करना क्या है। तो ध्यान रखिएगा, पहला तो कि पटना हाईकोर्ट द्वारा परीक्षा 3.0 में स्टे लगा दिया गया, पर स्टे लगा देने से आपकी परीक्षा रद्द नहीं की गई। पहले आप बात को समझिएगा अच्छी तरीके से। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो परीक्षा रद्द नहीं की गई, ये ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ ये, स्टे लगने का और परीक्षा रद्द होने में, स्टे लगने में, यदि किसी परीक्षा में स्टे लगता है यानी उसे कुछ दिन के लिए रोक दिया गया, और रद्द होता है तो इट मीन नया नोटिफिकेशन आएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। जबकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आयोग ने जो नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, आयोग ने जो कल पटना हाईकोर्ट ने जो नियम निकाला है, उससे पहले ही आयोग ने ये बताया हुआ था कि 15 जुलाई को ये लोग रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। और ये बात कल के भी नियम में शामिल थी कि 15 जुलाई को ये परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। अब 15 जुलाई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, इट मीन्स कि आपका जून में परीक्षा होगी। ये बात आप तय मानिए, चाहे स्टे लगा हो, चाहे ना लगा हो, चाहे जब भी इसका नोटिफिकेशन आए, आप दिमाग में बस ये रखिए कि 15 जुलाई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उससे पहले बहुत ज़्यादा जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा हो सकती है, अगर बहुत टाइम लगा तो। नहीं तो 21 और 22 जून को होने वाली परीक्षा बहुत ज़्यादा लास्ट जून तक जाएगी, नहीं तो जुलाई के फर्स्ट वीक तक जाएगी। अब ये जो आपके पास टाइम बचा हुआ है, कृपया करके आप वो टाइम में सिर्फ और रिवीजन करिए जैसे अभी तक आप कर रहे थे। क्योंकि बहुत से बच्चों का ये होता है कि थोड़े से भटकाव आ जाता है, थोड़ा सा कुछ स्टे लगता है या परीक्षा कैंसिल का आता है या कुछ भी होता है, तो थोड़ा सा बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं। आपको माइंड को अपना डाइवर्ट नहीं करना है, बल्कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी वैसे ही करते रहिए जैसे अभी तक आपने की हुई थी। एनसीईआरटी पढ़िए, पर डे आप हर चैप्टर को पढ़ते रहिए, चैप्टर से रिलेटेड नोट्स बनाते रहिए, उस नोट्स को शॉर्ट नोट में बनाइए, शॉर्ट नोट को आप अपने एग्जाम के लिए तैयार रखिए। करंट अफेयर डेली का पढ़िए। आपको पता है कि 15 मार्च को जो परीक्षा हुई थी उसमें फरवरी जनवरी के करंट अफेयर बहुत बाकायदा 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे। इट मीन्स कि जून में अगर परीक्षा होती है तो मार्च अप्रैल का करंट अफेयर आप बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये करंट अफेयर आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि आपको इसी तरीके से बरकरार बनाए रखना है। क्योंकि ये परीक्षा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको 4.0 के लिए आगामी जो होने वाली है उनके लिए बच्चे पहले से तैयारी कर चुके हैं, लेकिन चूंकि आपको 3.0 में तैयारी भी करनी है और इसमें सेलेक्ट भी होना है, तो इसके लिए आपके बचे हुए टाइम में आपको खूब अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक, अब डेट आपकी आ जाएगी और आपके पास जो समय बचा हुआ है और खूब अच्छी तैयारी करने के लिए आपके पास जो समय बचा हुआ है उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। तो वहां से स्टार्ट करने से पहले जरूरी है कि आप तैयारी पर अपना विशेष ध्यान रखिए। एकाएक परीक्षा की डेट आएगी, एकाएक नोटिफिकेशन आएगा और परीक्षा का डेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उस डेट पर परीक्षा करा दी जाएगी। तो ये सारी चीजें मुझे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अपना माइंड को कहीं भी डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चीजें जैसे अभी तक आप तैयारी कर रहे थे वैसे ही आपको तैयारी करनी है।
कोई स्टे, कोई रद्द, कोई कैंसिल, ये सब चीज़ों से मतलब आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी तमाम चीज़ें यूट्यूब पे अदर चैनल पर पड़ी हुई हैं कि आप देख देख के आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। पर मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप जिस तरीके से अभी पढ़ाई कर रहे हैं आपको उस तरीके से कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करनी है। तो अब चलिए कुछ सेशन कोई स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, सेकेंड इंटरनेशनल में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो सेकेंड इंटरनेशनल में दादा भाई नौरोजी ने भाग लिया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात बता देती हूँ कि दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी का नाम जो है वो भारतीय संविधान, जब हम क्रांतिकारी संविधान, या आपको पता है कि जब हम 1857 की क्रांति के बाद से जब भी पढ़ते हैं तो, और जब हम आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो आधुनिक इतिहास में चूंकि ये जड़ ही 1857 की क्रांति से रिलेटेड होता है तो दादा भाई नौरोजी का नाम हम उसी समय से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सेकेंड इंटरनेशनल में किस भारतीय नेता ने? तो दादा भाई नौरोजी ने लिया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, इनसे रिलेटेड ये प्रश्न चूंकि परीक्षा में बार बार पूछा गया है इसलिए मैं आपको ये बता देती हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, काकीनाडा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिवेशन बहुत हुए थे परंतु आपको कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन को खूब अच्छे से तैयार कर लेना है। तो काकीनाडा कांग्रेस अधिवेशन होता है 1923। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद अली जौहर जो थे ये इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। तो काकीनाडा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जौहर ने की थी। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का विरोध किया गया था। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली जौहर ने किया था, जो काकीनाडा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में। इसके पहले महासचिव ए.ओ. ह्यूम होते हैं और ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है। इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता जो है वो बांकीपुर अधिवेशन में कहा गया था। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था और बम्बई में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनको 72 बहादुर के नाम से जाना गया। उस समय बिहार से कोई भी प्रतिनिधि प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रश्न से मैंने लगभग आपको 5 से 6 पॉइंट बताए, ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे क्वेश्चन, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा कथन किसका है? तो रॉबर्ट ओवन का है। ये फ्रांस के बाहर के थे। ध्यान रखिएगा, जब हम मार्क्सवाद या रूस क्रांति के बारे में पढ़ते हैं तो हम मार्क्स के बारे में जरूर से पढ़ते हैं। तो मार्क्स से पहले आप ध्यान रखिएगा, मार्क्स से पहले जो ऐसी विचारधारा वाले, जो समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले थे, उनको यूटोपियन समाजवाद की विचारधारा वाले व्यक्ति कहा गया। ध्यान रखिएगा। और मार्क्स के विचारधारा को हम बाद में वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जानते हैं। तो यूटोपियन समाजवाद में रॉबर्ट ओवन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसके अलावा लुई ब्लाम का नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्लॉश का नाम भी इसमें आता है। रॉबर्ट ओवन, फ्लॉश, लुई ब्लाम, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी में रॉबर्ट ओवन ने जो आगे चल के अमेरिका में द न्यू हार्मोनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द न्यू हार्मोनी नामक संस्था की स्थापना करते हैं। और उसी में उन्होंने बताया कि जो संतुष्ट श्रमिक होंगे, यदि आपने किसी कारखाने का स्थापना की, कारखाने में मजदूरों का से काम करवाना आपने शुरू किया, लेकिन यदि मजदूर आपके संतुष्ट नहीं होंगे, यानी यदि उनका वेतन अच्छा नहीं होगा, उनकी मजदूरी अच्छी नहीं होगी, उनके काम करने का तरीका, यदि मजदूरों को आपके काम कराने का तरीका पसंद नहीं आएगा तो वो मजदूर जो होंगे वो संतुष्ट नहीं होंगे और वो वास्तविक मजदूर नहीं होंगे। ऐसी बात को प्रूव करने के लिए रॉबर्ट ओवन ने द न्यू हार्मोनी नाम की संगठन बनाया हुआ था। ये भी इंडियाना में बनाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि यूटोपियन समाजवादी विचारधारा से संबंध रखने वाले जितने भी विचारधारक थे वो फ्रांस से रिलेटेड थे, लेकिन एकमात्र रॉबर्ट ओवन जो थे वो फ्रांस से बाहर के थे। और उन्होंने बताया था अपनी इस कथन को, इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, उन्होंने इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने द न्यू हार्मोनी नाम के इंडियाना में एक संगठन बनाया और उसमें उन्होंने श्रमिकों को, जितना श्रमिक कह रहे थे उससे ज़्यादा का उन्होंने मजदूरी दिया, काम कराने के तरीके को यानी घंटे को कम किया। और इस तरीके से उन्होंने देखा कि मुनाफा जो उन्होंने उम्मीद की थी कि 2% होगा, वो मुनाफा आगे चलकर 20% हुआ। इसी बात से उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि संतुष्ट श्रमिक वास्तविक श्रमिक ही हैं। यानी यदि श्रमिक की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं तो वो काम करने के जो तरीके को बदलेंगे
और आपका मुनाफा जो 2% होने वाला है वो आपके 10 गुना बढ़ाकर आपको देंगे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया? या मैसेज है नहीं, लेसेज फेयर का वाणिज्यवाद का पिता भी इनको कहा जाता है, एडम स्मिथ द्वारा दिया गया था। लेसेज फेयर का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडम स्मिथ। फिलॉसफी ऑफ द बम पंपलेट लिखा था भगवती चरण बोहरा ने। फिलॉसफी ऑफ द बम, इसी को हिंदी में बम का दर्शन भी आता है कि बम का दर्शन नामक पंपलेट किसने लिखा था? तो भगवती चरण बोहरा ने लिखा था। इनका नाम, जैसे क्रांतिकारी संगठन के बारे में हम पढ़ते हैं, सचिन नाथ सान्याल, वारिंद्र घोष, अरविंदो घोष के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इनका नाम हमें विशेष उल्लेखनीय हो जाता है। इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था फिलॉसफी ऑफ द बम। ये जो क्रांतिकारी युग के जितने भी विचारक थे, ये चाहते थे कि भारत में एक शस्त्र के आधार पर एक विद्रोह हो। जैसे 1857 की क्रांति में सारा देश एकजुट होकर ये विद्रोह नहीं कर पाया था, लेकिन अब इन लोगों का मानना था कि भारत में एक शस्त्र के आधार पर, यानी शस्त्र को लेकर के, शस्त्र हाथ में हो और उनके आधार पर एक विद्रोह हो 1857 की क्रांति के जैसा, लेकिन उसमें भारत के सभी क्षेत्र के लोग इसमें शामिल हो। इसके लिए इन्होंने बताया, कुछ लोग लंदन गए, पेरिस गए, बम बनाने की कला को सीखा, फिर वहां से आए, उन्होंने बम बनाया, और इस तरीके से करते करते देखा गया तो बहुत से विरोधी, इसीलिए जब आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ट पर बम गिराया जाता है, जो कैनेडी की गाड़ी पर गिर जाता है। भगत सिंह द्वारा भी नेशनल असेंबली में बम गिराया जाता है ताकि लोगों तक उनकी आवाज़ क्या हो, पहुंच सके। इसके अलावा देखते हैं कि बम कांड, बहुत अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ, वो भी बम कांड से ही रिलेटेड था। तो कहीं ना कहीं इनका ये जो मकसद होता था वो ये होता था कि ये किसी तरीके से शस्त्र के आधार पर विद्रोह करें, अपनी बात को असेंबली तक पहुंचाएं और निर्वाचन में शामिल हों और निर्वाचित हुए और अपनी बात को असेंबली में रखने का वर्चस्व रखें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये इन विचारधारा के लोग थे जो अपनी बात को, जैसे कह लीजिए कि गर्म तरीके से, जैसे गर्म दल नरम दल हम पढ़ते हैं कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, सिर्फ इस बात को लेकर के कि जो राष्ट्रीय विचारधारा को हमें प्रारंभ करना है उनके उद्देश्य किस तरीके से होंगे, क्या हम इसे गर्म तरीके से स्टार्ट करें या नरम तरीके से। तो नरमपंथी ने कहा कि नहीं, इसे हम अहिंसात्मक तरीके से करेंगे, लेकिन जबकि गर्मपंथी कहते थे कि नहीं, ये क्रांतिकारी ढंग से ही अपने बात को हम रख सकते हैं। तो ये बातें जो होती हैं वो इसी को ध्यान में रखें कि क्रांतिकारी विद्रोह किया जाए। ठीक, आगे क्वेश्चन, चटगांव शास्त्रागार लूट कब हुई? ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चटगांव शास्त्रागार की लूट होती है 1930 में, और इसमें सूर्यसेन, मास्टर दा के नाम से जिनको जाना जाता है, ये शामिल होते हैं। सूर्यसेन जो है चटगांव शास्त्रागार में क्या करते हैं, लूट करते हैं, और 1934 में इनको फांसी हो जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चटगांव शास्त्रागार लूट कब होती है? तो 1930 में होती है। इसमें किसे सजा होती है? तो इनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, सूर्यसेन को, और इनको 1934 में सजा हो जाती है। ठीक, पंजाब नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह थे। आपको पता है कि इनको 23 मार्च 1931 को, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु तीनों लोगों को सामूहिक से फांसी की सजा दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 को, यद्यपि 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, और 1931 को इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। भगत सिंह जो थे वो पंजाब नौजवान सभा के संस्थापक थे। ध्यान रखिएगा, ये भी क्रांतिकारी विचारधारा को रखने वाले थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, नवंबर का अपराधी किसे कहा गया? तो नवंबर का अपराधी कहा गया वाइमर गणतंत्र को। आपको पता है, जब हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं या अमेरिका की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, उसमें जब फ्रांस की क्रांति, लुई 16 की बात होती है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नवंबर का अपराधी कहा गया। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने एक संधि पर समझौता किया जिसके तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात के संधि पर समझौता करने के कारण, चूंकि ये नवंबर में समझौता होता है, इसलिए जो वाइमर नामक स्थान पर होता है, इसलिए वहाँ के लोग जो है वाइमर गणतंत्र को नवंबर का अपराधी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो, चूंकि ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये सेशन पसंद आया हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके अलावा सबसे ज्यादा अपनी रिवीजन पर विशेष ध्यान रखिए। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।